चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। आज हमारे साथ शामिल हो रहे हैं पब्लिक हेल्थ एनालिस्ट डॉक्टर समीर भाटी और मेदांता हॉस्पिटल के चेयरमैन कार्डियोलॉजी डॉक्टर रजनीश कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर कुमार, अब जब एनएसएसओ से आंकड़े आते हैं, मतलब ये सरकारी आंकड़े हैं, ये लंबा वक्त लेते हैं इन्हें जमा करने में। रिपोर्ट अब 2025 में लंबा सर्वे चला, 2026 में रिपोर्ट आ रही है, लेकिन रिपोर्ट को अगर आप सब जगह से जोड़ लें तो उसका सार ये निकलता है कि धीरे धीरे एक तरफ जहां लाइफ की एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है आधुनिक इलाज और इन सब के कारण, दूसरी तरफ हमने खुद ही के लिए खतरा पैदा कर लिया है बिकॉज ऑफ पुअर लाइफस्टाइल। और बातें तो देखिए हम बहुत कर रहे हैं, साल दर साल शो किए जा रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके चीजें बढ़ती ही जा रही हैं सर। बिल्कुल। सो द स्टेटमेंट विच विल होल्ड टोटल ट्रूथफुल फॉर इंडियन कॉन्टेक्स्ट इज, इंडिया में जो हो रहा है वो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन है इन्फेक्शियस डिजीज से मेटाबॉलिक डिजीज की तरफ। जो आपने बताया ये सब मेटाबॉलिक डिजीज हैं, डायबिटीज और थायराइड और एंडोक्राइन डिजीज, देन हार्ट अटैक्स, देन ब्रेन, देन किडनी डिजीज। तो इसका जो सर्ज हुआ है ये बहुत बड़ा कंसर्न है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बात हम बहुत कर रहे हैं बट उसका रिजल्ट कहीं नहीं मिल रहा। तो एक डेटा ये बताता है 63% of Indian deaths are because of these metabolic diseases और lifestyle diseases। infectious component पीछे हो रह गया है, इसी के कारण सब ज़्यादा चपेट में आ रहे हैं, सब दिक्कत में हैं। और इसके कारण इसका एक सीक्वेंस है, इसका एक कॉम्प्लिकेशन ट्रेंड है। जब मेटाबॉलिक डिजीज स्टार्ट होता है, डाइट खराब होने से, हाई ब्लड प्रेशर से शुरू हुआ, फिर हाई ब्लड प्रेशर ने कुछ किडनी पैरामीटर्स डिरेंज किए, किडनी गड़बड़ होने लगी, फिर हार्ट अटैक हुआ या ब्रेन स्ट्रोक हुआ। तो ये सब आपस में ऐसे जुड़े हैं, जब एक लाइफस्टाइल डिजीज की चपेट में पेशेंट आने लगता है तो एक विशियस साइकिल बन जाता है और उससे निकलना बहुत मुश्किल होता जाएगा। अगर हम टाइम से चौकन्ना नहीं होंगे, टाइम से अवेयरनेस नहीं लेंगे और रिवर्सल फैक्टर्स नहीं शुरू करेंगे तो इससे निकलना ऑलमोस्ट असंभव होता जाएगा, जिसमें हमारी वेस्ट सरकमफ्रेंस बढ़ती है, बीपी बढ़ता है, फिर शुगर बढ़ने लगती है, फिर किडनी पे असर आता है, फिर हार्ट अटैक होता है, फिर हार्ट की धमनियों में ब्लॉकेज आते हैं। तो निष्कर्ष क्या हुआ? हमें इसको रोकथाम करना है अर्ली स्टेज पे। अर्ली अवेयरनेस एंड अर्ली प्रिवेंशन इज द की टू अवॉइड दीज लाइफस्टाइल डिजीजेस। बिल्कुल और बिल्कुल दूसरा, जी। अगर हम इसको नहीं कंट्रोल करते हैं तो implications हैं, it actually leads to lot of financial burden, it leads to lot of physical ill health, लोगों का प्रोडक्टिव लॉस होना, जॉब से हटना, और फाइनेंशियल सारी फैमिली के ऊपर मेंटल और फाइनेंशियल बर्डन आना, ये सब इसके। और देन द क्वालिटी ऑफ लाइफ इज टोटली आउट ऑफ कंटेक्स्ट। वो किडनी डिजीज से डायलिसिस कराएगा या ब्रेन स्ट्रोक से पीड़ित होगा, हमें नहीं पता। तो हमें ये चीज ध्यान में रखना है, अगर हम अपना लाइफस्टाइल को ठीक से नहीं नियमित रूप से नहीं चला रहे हैं तो वी आर एक्चुअली एक्सपोजिंग आवरसेल्व्स फॉर अ बिगर एंड वेरी हार्मफुल एस्पेक्ट ऑफ दीज डिजीजेस, जिसको बाद में हम कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, और आपने सही कहा, इसकी एक कॉस्ट है न सिर्फ एक इंडिविजुअल के लिए, बाकी एक नेशन के लिए, एक राष्ट्र के लिए। जब आपके देश में बीमारियां बढ़ती हैं और उस पर होने वाला खर्चा बढ़ता है तो वो भी देश की जो अर्थव्यवस्था है उस पर एक अलग तरीके का बोझ डालता है। वो खर्चा प्रोडक्टिव नहीं होता है, वो खर्चा एक अलग तरीके का होता है जहां आपको आपके बीमार लोगों को ठीक करना है। तो इंडिविजुअल की तो जेब इम्पैक्ट होती है, राष्ट्र के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चीज़ भारी पड़ती है। डॉक्टर भाटी, सर कह रहे थे अर्ली एक्सेस या अर्ली डिटर्मिनेशन या अर्ली प्रिवेंशन, और हुआ भी यही है कि रिपोर्ट्स अब होने लग गई हैं। पहले तो रिपोर्ट्स नहीं होती थी तो चीज़ें पता नहीं चलता था। तो देखिए, अर्ली डिटेक्शन तो लोग कर पा रहे हैं या अर्ली एक्सेस लोग कर पा रहे हैं कि पता लग जा रहा है कि उनकी लाइफस्टाइल ख़राब हो रही है, उसकी वजह से उनका वेट बढ़ रहा है, उनका बीपी आ रहा है, या उनको वो धीरे धीरे डायबिटिक हो रहे हैं, या उनका जो तमाम पैरामीटर्स हैं वो ख़राब हो रहे हैं। लेकिन बावजूद उसके उन चीज़ों को देखकर जो अवेयरनेस आनी चाहिए, जो चिंता आनी चाहिए, जो थोड़ा सा एक पैनिक दिखना चाहिए कि चलो मैं जल्दी से ठीक करता हूं, वो अब शायद लोग यूज्ड टू होने लग गए धीरे धीरे।
बिल्कुल बिल्कुल। देखिए इसमें जैसे अभी हम पिछले 20 सालों से देख ही रहे हैं, जो ट्रांजिशन हुआ ये एकदम से तो नहीं, पर ये है कि जितने भी सर्वे पहले आए हैं खासतौर पे हेल्थ को लेकर, उनमें ट्रांजिशन पहले 1995 में जब आया था तब हमारा शुरुआत हुई थी एनसीडीज की, जीवन शैली से संबंधित। 2004 में सबसे पहले जो हमारी जीवन शैली से संबंधित बीमारियां उन्होंने टेक ओवर कर लिया था आपका जो इन्फेक्शियस डिजीज है। फिर पिछले 20 सालों में ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। 2014 के अंदर फिर उसमें कार्डियोवैस्कुलर और काफी ज्यादा हार्ट वाली डिजीज ऐड हो गई थी। लास्ट जो सर्वे हुआ था 17-18 के अंदर, उसके अंदर भी लाइफस्टाइल डिजीज काफी थी, पर उस सर्वे और इस सर्वे के बीच में 7 सालों में वो ग्राफ और भी कई गुना ज्यादा बढ़ गया है। और उसमें स्पेसिफिकली जैसे इस सर्वे के अंदर जैसा एज वाइज बताया गया है, खासतौर पे आपने भी रिपोर्ट में दिखाया है कि जो टीनेजर किड्स वगैरह है उनमें फिलहाल अभी भी इन्फेक्शियस डिजीज देखी जा रही है, पर जो 30 प्लस का ग्रुप है वो सबसे ज्यादा वनरेबल है। उसी के अंदर सबसे ज्यादा लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज तो है ही, साथ के साथ न्यूरो एंड साइकेट्रिक डिजीज, जो हमारी इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट में भी आया था कि स्क्रीन रिलेटेड हेल्थ इश्यूज एंड जो अल्ट्रा फास्ट फूड का कंजप्शन काफी ज्यादा बढ़ गया है। अब इसमें जो स्क्रीनिंग की आप बात कर रहे हैं, देखिए स्क्रीनिंग का इसमें ये जो रिपोर्ट में आया है कि जो इलनेस बर्डन है वो पहले से बड़ा है, मतलब लोग बीमार हो रहे हैं। मतलब जो लास्ट रिपोर्ट थी उसमें 7% था, अब 13% से ज्यादा, मतलब वो डबल हो गया है। पर वो जो एडमिशन या जो इलनेस है वो ऐसा नहीं है कि वो अर्ली डिटेक्शन हो रही है, अर्ली डिटेक्शन अभी भी कम है। हालांकि अर्ली डिटेक्शन का एज सच डेटा इसके अंदर नहीं आया है कि अर्ली डिटेक्शन हमारा बढ़ा है कि नहीं। वो स्पेसिफिकली हमारा मैटरनल हेल्थ के अंदर जो भी आपने बताया कि जो चाइल्ड बर्थ वगैरह है वो अब हॉस्पिटल में हो रही है कि वो 97% के करीब है, वो बेटर हुआ है। बट स्क्रीनिंग अर्ली डिटेक्शन अभी भी बहुत कम है, क्योंकि जैसा देखते ही हैं कि ज्यादातर सभी लेट स्टेज पर ही डिटेक्ट हो रहा है और बीमारी की कॉम्प्लिकेशन के टाइम लोग ज्यादा आ रहे हैं। हालांकि जो हम इसकी बात कर रहे हैं, देखिए प्रिवेंटिव हेल्थ स्क्रीनिंग अभी भी बहुत बहुत कंपैरेटिवली कम है। जितनी भी आपकी देखिए अर्लियर जो आईसीएमआर की रिपोर्ट्स आई थी उसमें ये था कि हमारे अभी भी छोटे शहरों के अंदर, रूरल एरियाज के अंदर अगर प्री डायबिटिक प्री हाइपरटेंसिव ज्यादा है, मतलब बॉर्डर लाइन वाले ज्यादा हैं, तो शहरों के अंदर डायबिटिक्स ज्यादा है। बट ये है कि फर्दर वो जो प्री डायबिटिक या प्री हाइपरटेंसिव डिटेक्ट हुए हैं बॉर्डर लाइन वाला, उनका मॉनिटरिंग तो नहीं हो पाती, क्योंकि वो फर्दर कन्वर्ट हो ही जाते हैं डायबिटीज में, इसलिए वो संख्या तो बढ़ती जा रही है। इसलिए बार बार यहाँ पर ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि जितना हो सके प्राइमरी केयर पर हम फोकस करेंगे। और उसमें एक चुनौती और आती है, जैसा ज्यादातर हम देखते भी हैं कि जो लोग ये जो आपका डायग्नोस्टिक है या जो प्राइमरी केयर है वो आपका इंश्योरेंस में कवर नहीं होता, तो समहाउ वो लोग उसको इग्नोर कर देते हैं। जैसे प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराना, टेस्टिंग कराना, जब तक उनको प्रॉब्लम या सिम्टम्स ज्यादा बढ़ते नहीं है। ये एक तो अच्छा पॉइंट है डॉक्टर भाटी, आपने अच्छा पॉइंट उठाया कि अगर ये प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स वगैरह या ओपीडी वगैरह जो छोटी मोटी रहती है इसको लेकर अगर वो भी कवर हो इंश्योरेंस के अंदर, तो शायद ज़्यादा लोग इनकरेज होंगे कि वो रेगुलर अपना चेकअप कराएं। एक सवाल मेरे मन में यहाँ पर ये बातचीत पूरी सुनते हुए डॉक्टर रजनीश आ रहा है कि ये सर्वे है जिसमें वो एज फैक्टर 30 है, 30 के बाद में आपको लाइफस्टाइल डिजीजेस का खतरा दिख रहा है। लेकिन जो आज की जीवन शैली है, जो जेन अल्फा की बात कर लें, जो अभी के हमारे बच्चे हैं, किशोर है या युवा हैं, मुझे ऐसा डर लग रहा है, बाकी आप बताएंगे, कि जिस तरह का जीवन वो जी रहे हैं, खाना वो खा रहे हैं, जितना एक्सपोज वो सारी डिजिटल लाइफस्टाइल को हैं, जिस तरह का फास्ट फूड उनके लिए तो एक रेगुलर फूड जैसी चीज़ हो गई है, क्या आने वाले वक्त में ये सर्वे में ये एज और नीचे आती हुई दिखाई देगी जब हमारी यंग जनरेशन इसकी चपेट में आना शुरू हो जाएगी? बिल्कुल, ये बिल्कुल सत्य है और ये हमें अगले 10 साल में यही दिख रहा है, ये होने वाला है। और एक्चुअली डिजीज जो 30 पे के बाद ज़्यादा डिजीज मिल रही है, उसका जो ओरिजिन है वो 30 पे नहीं हो रहा, वो 20 या 15 साल पे ही हो रहा है। उनके सब हैबिट्स के कारण हो रहा है, उनकी डाइटरी हैबिट्स और सेडेंटरी लाइफस्टाइल और स्ट्रेस, ये सब चीज़ों को मिलकर ही एक मिल्यू बनता है जिससे दैट पर्सन बिकम्स वल्नरेबल फॉर अ डिजीज। एंड अंटिल द टाइम नाउ ही इज रीचिंग 30, देन ही फाइंड्स आउट कि उसका शुगर लेवल बढ़ गया है, ही फाइंड्स आउट दैट उसका जो ब्लड प्रेशर है वो भी 160 दिखने लग गया। एंड दिस इज वेरी 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 कॉमन।
We are commonly seeing these things in our practice. आज ही आई एम इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, मैं एक लेडी का जो हार्ट अटैक से आई हमारे पास, शी वाज जस्ट 35 ईयर ओल्ड, एंड उसका जब एंजियो किया तो उसमें ब्लॉकेज जगह जगह भरे पड़े हैं. तो देन आई शी वाज ओवरवेट ऑब्वियसली 85 kgs, एंड आई आस्क्ड, कहते हैं हाँ हम पार्टी बहुत करते हैं. सो बेसिकली जो 30-35 पे डिजीज ऑनसेट हुआ, उसका नींव रखा गया 15 से 20 साल, या जब उसके हैबिट्स बने थे तब स्कूल में, स्कूल के बाद जो खाने पीने का, जो एक्सरसाइज ना करने का, ये सब चीजों से वो बढ़ा. आई पॉइंट आउट फ्यू थिंग्स. सो हम प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं. इंडियन सिनेरियो में हम ये सब चीजों को एक ही तरीके से एम्फेटिकली रोकथाम कर पाएंगे या उस तरफ चल पाएंगे अगर हम 3 चीजों का खास ख्याल रखेंगे. एक, हमारा जो स्क्रीनिंग एज है वो जल्दी स्टार्ट हो. 30 के बाद तो पक्का स्टार्ट हो स्क्रीनिंग, जिसमें बहुत सिंपल है, ब्लड प्रेशर, लिपिड्स और शुगर को चेक करना. अब एक डेटा मैं और देना चाहूंगा. इंडिया में 100 मिलियन पीपल डायबिटिक है, 10 करोड़. इंडिया में 250 मिलियन प्री डायबिटिक हैं, 25 करोड़. 25 करोड़ लोग प्री डायबिटीज माने जिनका शुगर लेवल 100 और 126 के बीच में है. अब वो 25 करोड़ के ट्रांजिशन जब होगा, 10 करोड़ और लोग डायबिटीज में जाएंगे. सो हमारा जो एक एज ग्रुप, बहुत कम में हमें जल्दी एक्टिवेट होना है प्रिवेंशन के लिए. दूसरा, जो हमारी रीडिंग्स हैं, जैसे ही वो एबनॉर्मल होने लगे, हमें स्ट्रिक्ट अवेयरनेस चाहिए उस बंदे के लिए, उसकी लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए, उसको पूरा रोकथाम करने के लिए. उसको बताना है भी अब आपका शुगर लेवल 110 आ गया है, फास्टिंग, तो इसको कंट्रोल करना अभी से शुरू करिए, अदरवाइज यू आर हेडिंग टुवर्ड्स अ लाइफस्टाइल डिजीज, एंड देन द रोड अहेड विल बी वेरी डिफिकल्ट. तो सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब कि इतनी पहले से ये नींव पड़ रही है, और मुझे लग रहा है कि जैसे आपने कहा 15-16 की उम्र से वो नींव पड़ती है, लेकिन अब जो वक्त आ गया है, अभी के जो बच्चे, मुझे तो लग रहा है कि क्योंकि वो डे 1 से जैसे एक्सपोज होते हैं, वो बर्थडे ऐसी जगह पे मनना शुरू होते हैं, ऐसे आउटलेट्स में मनते हैं जहाँ पर सिर्फ जंक फूड ही मिलता है. अब उसका एक अपना इकोनॉमिक्स है, उसकी एक अपनी रिक्वायरमेंट है एक लाइफस्टाइल की, लेकिन शायद लोग रियलाइज़ नहीं करते कि वो क्या करने जा रहे हैं. तो शायद वो जो ऑनसेट आप कह रहे हैं 15 की उम्र में हो रहा है, वो शायद 5 की उम्र में हो, तो 15 तक तो उसके नतीजे आते हुए दिखाई देंगे, और ये बहुत गंभीर बात होगी. एक छोटा ब्रेक ले रहे हैं यहाँ पर फिर भी जो हुआ सो हुआ. अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ से? लाइफस्टाइल चेंज करना क्या इतना दिक्कत वाला है, या उसे किसी नेशनल मिशन के तौर पे अब तैयार करना पड़ेगा कि लोगों में वो जागरूकता आए, वो चीज़ें आए, उनकी लाइफस्टाइल कैसे ठीक हो? क्या अकेले वो जिम्मेदार है, या पूरा इकोसिस्टम उसमें अपना रोल प्ले करता है? तो फिर कौन कौन है जिन्हें अपनी चीज़ें बदलनी होंगी? क्या आपके ऑफिस बदलेंगे, आपकी सड़कें बदलेंगी, आपके कामकाज के तरीके बदलेंगे, आपकी सोसाइटीज़ बदलेंगी? क्या क्या बदलना होगा? एक छोटा ब्रेक के बाद ये 1 या 2 अहम सवाल.